हेलो एवरीवन, ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है जब सीटेट प्रथम बार ऑनलाइन हुआ, यानी कि दिसंबर 2021 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है या आगे देना चाहते हैं और उनके पास फाउंडेशन से करने का समय नहीं है, वो क्वेश्चन बेस पेपर को बेस करके अगर आप अपनी पढ़ाई करें तो कम समय में अच्छे मार्क्स आप सीटेट एग्ज़ाम में ला सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं। और साइंस में तो कमोवेश कंसेप्ट तो वही रहता है। अगर ये पेपर टू का एनालिसिस करवा रहा हूँ तो घुमा फिरा के ज़्यादा दूर तक तो नहीं पूछेगा, उसी में से पूछेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 81 आप देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा कि साइंस सीडीपी से संबंधित इंग्लिश, हिंदी, गणित के जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जर्विंग इन साइंस। क्या ऑब्जर्विंग जो साइंस में होता है उसके हिसाब से ट्रू नहीं है। इट इन्वॉल्व सीइंग, टेस्टिंग, टचिंग, लिसनिंग एंड स्मेलिंग, ये तो ट्रू है। इट फोकसेस ऑन टेलिंग व्हाट इट इज़, ये भी ट्रू है। इट गिव अनबायस्ड ट्रूथ अबाउट नेचुरल फिनोमिना, ये ट्रू नहीं है। इट हेल्प्स इन गैदरिंग फर्स्ट हैंड डेटा अबाउट अ फिनोमिनन, ये भी ट्रू है। हिंदी में भी देख लीजिए, जिसको जैसी सुविधा हो, जो हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, उसका ऑप्शन देखें और फिर मैं जो आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो आप देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्विंग। तो आपने देखा कि ऑप्शन 1 कि ऑब्जर्विंग का मतलब क्या है कि ठीक जिस जिस चीज़ को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें क्या क्या सम्मिलित रह सकता है। दिखना, चखना, छूना, सुनना, सूंघना सम्मिलित होता है। वह यह बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 भी सही है कि यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है। तो सही क्या नहीं है, ऑप्शन 3 सही नहीं है कि ऑब्जर्विंग जो साइंस में होता है वो प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयाँ देता है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चले। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 पोजीशन पेपर यानी कि स्थिति पत्र ऑन टीचिंग ऑफ साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड ट्रांसफरेबल स्किल दैट हेल्प्स द चिल्ड्रन इन लर्निंग टू लर्न साइंस। इसको हिंदी में देख लीजिए आप। विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायता करता है। वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता। देखिए, जहाँ भी फैक्ट रटने या पढ़ने की बात आए उसको तो काट लीजिए। मैं जानता हूँ कि एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 पढ़ने का सबको समय नहीं है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हैं वो बच्चों के लिए वही चीज़ों के बारे में उसको सपोर्ट करती हैं जो उनके विकास के लिए पॉजिटिव वे में सही है। जो भी नेगेटिव चीज़ है, जैसे कि रूट लर्निंग हुआ या मेमोराइजिंग हुआ या प्रैक्टिस एंड ड्रिल हुआ, जिसमें क्लास बोर हो जाता है, जिसमें बच्चे बोर हो जाते हैं, वो चीज़ आपको नहीं आंसर टिक करना है। ठीक है, इतना बात याद रखिए कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बच्चे केंद्र में होने चाहिए। बच्चे को भगवान मान लीजिए, जो बच्चों के लिए सही है वो आप मारिए और आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 है समस्याओं को सुलझाने के लिए सूत्रों को याद करने की क्षमता। मैंने पहले ही बोल दिया, मेमोराइजिंग और तथ्यों को रटना, ये सब तो सीधा काट दीजिए, नेगेटिव आ जाता है। ऑप्शन 3 है वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। बिल्कुल, जहाँ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग जैसे शब्द आए वही आपका दोस्त होगा। तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। ऑप्शन 4 देख लीजिए, महान वैज्ञानिकों के योगदान को याद कर पाने की क्षमता, ये भी नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ऑप्शन 3, वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बच्चों को केंद्र में रखिए, जो उनके लिए बेनिफिशियल है समझने पर जोर देना है, सोचने पर जोर देना है, लॉजिकल थिंकिंग पे जोर देना है, क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देना है। मेमोराइजिंग को नेगेटिव रखिए, फैक्ट्स रटने को नेगेटिव रखिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस को बार बार को उसको नेगेटिव रखिए। किसी चीज़ को याद करना हो, बोझ बनाना हो, वो सबको नेगेटिव रखिए, वो सब आंसर नहीं होगा। जब तक कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लीजिएगा कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव। देखिए, ये क्वेश्चन इससे पहले के एक वीडियो में भी मैंने करवाया था, यानी प्रीवियस सेट में, उसमें भी यही क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है,
और देना भी चाहिए, वरना तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा यदि शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी करेगा तो, है ना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो अपनाई नहीं गई थी। देखिए टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस का मतलब क्या है कि साइंस में जब तक कि कोई वैलिड प्रूफ नहीं मिल जाता है तब तक आप उसको सही नहीं मानते, और कुछ समय के लिए सही है भी तो हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि कहीं कोई नई थ्योरी आए जो और भी ज़्यादा वैलिड प्रूफ के साथ उसका खंडन कर दे। तो यही है टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन 3 पर आ जाइए कि दैट एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज इज सब्जेक्टेड टू रिवीजन इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। समझ गए आप, यही होता है साइंस का टेंटेटिव नेचर। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी विशेष रूप से टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए क्योंकि वहाँ भी एक क्वेश्चन था, अब एक ही क्वेश्चन को बार बार उतना एनालिसिस करना, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, समय तो आपका कम लेना है इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब हम ये तो वही हिंदी में हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल टीचिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 8 द टीचर कमेंटेड। यानी कोई क्लास 8th में कोई टीचर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कमेंट किया, क्या कमेंट किया कि थॉमस एडिशन एक्सपेरिमेंटेड थाउजेंड्स ऑफ टाइम बिफोर ही सक्सेसफुली फाउंड अ मटेरियल सुटेबल टू बी यूज एज अ फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब। यानी थॉमस एडिशन ने लाइट बल्ब के फिलामेंट को खोजने के पहले हजारों ऐसे एक्सपेरिमेंट कर दिए, ठीक है, जो असफल भी हुए, लेकिन अंततः उन्होंने लाइट बल्ब के फिलामेंट का जो उचित मटेरियल होना चाहिए उसको उन्होंने खोज निकाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज द टीचर हाईलाइटिंग अबव। ऐसा कहकर टीचर क्या कहना, किस चीज़ के बारे में हाईलाइट करना चाहते हैं? सब्जेक्टिविटी इन साइंस, टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस, एम्पेरिकल नेचर ऑफ साइंस और कल्चरल एम्बेडनेस ऑफ साइंस। जरा सोचिए, देखिए टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस तो ये नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। यह है एम्पेरिकल नेचर ऑफ साइंस। एम्पेरिकल नेचर ऑफ साइंस यह कहता है कि आपको जो ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद इन्फेरेंस निकालते हैं, वो चीज़ जो कंसेप्ट है वही एम्पेरिकल नेचर ऑफ साइंस है। ठीक है, अब इसे हिंदी में देख लीजिए कि कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, थॉमस एडिशन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए, तो निम्न में से कौन से पहलू पर शिक्षक उपरोक्त कथन में अधिक बल दे रहा है? तो ऑप्शन 3, विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति की। ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव करते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसमें आप सक्सेस हो जाइएगा। उस थ्योरी को साबित करने के लिए, उस डिस्कवरी या इन्वेंशन को साबित करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जर्वेंस ही चाहिए ना। ऑब्जर्व जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कहाँ से काम चलेगा। ठीक है, साइंस में कई टर्म है, जैसे ऑब्जर्विंग है, जैसे हाइपोथेसिस है। ठीक है, इनको आपको समझना होगा विस्तार पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अ टीचर कैन इनकलकेट द एसेंस ऑफ साइंटिफिक एंटरप्राइज among a student by all of the following practices except। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकासित यानी मन में बैठाना कर सकता है, इसके सिवाय। किसको छोड़ करके? विद्यार्थी छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना चाहिए, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। विज्ञान की प्रकृति को शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय उन्हें प्रस्तुत करें, ये गलत है। मैंने आपको पहले ही बोला, जहां रोट लर्निंग या फैक्चुअल लर्निंग की बात आए वो नेगेटिव है, तो इसमें ऑप्शन 3 को छोड़ करके बाकी चारों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 देख लीजिए, वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए, इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसमें आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग रिमीडियल टीचिंग? ऑप्शन 1, पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस। ऑप्शन 2, इंक्लूजन ऑफ सेवरल ग्रुप एक्टिविटीज। ऑप्शन 3, कंप्लीशन ऑफ एंटायर सिलेबस। ऑप्शन 4, पेइंग अटेंशन टू द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए इसको।
उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण से पहले डायग्नोसिस आता है। डायग्नोसिस का मतलब है यदि किसी को प्रॉब्लम आया तो पहले जांचिए कि प्रॉब्लम है क्या। जब प्रॉब्लम है क्या ये आपको पता चल गया तब ना उसका आप सॉल्यूशन दीजिएगा। तो सॉल्यूशन जब दे रहे हैं, उसका उपचार बता रहे हैं, तो वो रिमीडियल टीचिंग है। डायग्नोसिस के बाद ही आपको रिमीडियल टीचिंग आता है। तो रिमीडियल टीचिंग पे आप किस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि रिमीडियल जिसका भी करना है उसकी व्यक्तिगत दर पर ही ध्यान दीजिएगा, तभी ना आप उसको रिमेडी कर पाइएगा, और बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होंगे आपका। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ पहला। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। रीना फाउंड दैट ड्यूरिंग ए क्लास टेस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैड रिस्पॉन्डेड इनकरेक्टली टू कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन हेल्प इन एड्रेसिंग दिस इशू। एक क्लास टेस्ट लेने के दौरान रीना, जो उनकी क्लास टीचर है, उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को जो रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, यानी उसका जो सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, वो गलत गलत दे रहे हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी उसे निभानी पड़ेगी? पहला कि मोटिवेट स्टूडेंट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड लर्न वेल। सिर्फ मोटिवेट करने से कोई काम नहीं चलेगा। 2 है अरेंज ए पीटीएम। पीटीएम का मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग, एंड आस्क पेरेंट टू एनकरेज स्टूडेंट टू प्रिपेयर वेल फॉर नेक्स्ट एग्जाम। और पेरेंट को ही कहे कि आप ही इन्हें मोटिवेट कीजिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ये भी सही उत्तर नहीं है। टीच द कंसेप्ट अगेन, फिर से आप कंसेप्ट पढ़ाने लगे, लेकिन आपको तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जो अटक रहे हैं वो क्यों अटक रहे हैं, आखिर क्या चीज़ है जो उन्हें समझने में दिक्कत कर रही है। तो वापस से अगर आप कंसेप्ट समझाते हैं और इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है फिर ना समझ में आए। तो ऑप्शन 3 भी सही नहीं बैठेगा। ऑप्शन 4 देखिए, सर्च फॉर कंसेप्चुअल गैप्स एंड टीच द कंसेप्ट अकॉर्डिंगली। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में है, इसे आप पॉज कीजिए, ढंग से पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। चौथा ऑप्शन, अवधारणात्मक रिक्ताएं खोजकर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करे, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Assertion A, demonstration of discrepant events help in addressing misconception। रीजनिंग दिया हुआ है, डिस्क्रिपांट इवेंट्स क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट फॉर कंसेप्चुअल चेंज। इसको हिंदी में देख लीजिए। नीचे लिखे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भ्रांत धारणाओं को संबोधित करने में असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है। दूसरा, असंगत घटनाएं संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद्व को उत्पन्न करती है। इसका ऑप्शन 1 सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन को हिंदी में देखना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कुछ साइंस के टेक्निकल शब्द शायद सभी को समझ में नहीं आए, और किसी चीज़ क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी में कुछ कठिन शब्द शायद समझ में नहीं आए। इसलिए मैं इस वीडियो में दोनों ही, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में थोड़ी देर रोकता ज़रूर हूँ, इसलिए कि जिसको हिंदी लगे हिंदी देख लीजिए, जिसको इंग्लिश लगे इंग्लिश देख लीजिए। जो दोनों मिला के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों की पढ़ाई ऐसी ही होती है कि इंग्लिश में लिखते हैं, घर में हिंदी में बात कर रहे हैं, दोस्तों से हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब 24 घंटा में जब तक काम है इंग्लिश तब तक हिंदी, तो ना वो इंग्लिश के ही रह जाते हैं ना ही हिंदी के ही रह जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी दोनों मिला करके जो सही है वो कर दिए। तो इसमें कुछ समझाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आपको खुद समझना है। तो ऑप्शन 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर एंड हर ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट। एक टीचर है और उनके स्टूडेंट के कई ग्रुप है, ठीक है। While carrying out an activity on seed germination, planted seeds in different condition and found that dry seeds did not grow। मतलब वो सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कई बीजों को प्लांट कर दिया, ठीक है। और वो बीज जो थे एकदम सूखे हुए थे, और देखा गया कि वो सूखे बीजों से कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो टीचर पोज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट। तो टीचर ने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा, उनके सामने ये क्वेश्चन रखे। देखिए क्या क्वेश्चन रखा गया है, व्हाट डू यू थिंक दिस सीड्स आर नॉट ग्रोइंग। कि तुम्हें क्या लगता है या आपको क्या लगता है कि इस सीड से कुछ उग क्यों नहीं रहा, ठीक है।
फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट कैन बी डन टू मेक देम ग्रो, ऐसा क्या करना चाहिए कि इन बीजों से अंकुरन हो जाए, यानी बीजों से पौधा निकलने लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज द टीचर ट्राइंग टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट थ्रू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करके, क्वेश्चन कर कौन रहा है, टीचर कर रहा है। तो टीचर इन बच्चों से क्वेश्चन करके आखिर क्या चीज़ डेवलप करवाना चाह रही है। तो आप खुद सोचिए, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, आप ऑब्जर्विंग करने लग जाइएगा, नहीं ना। आप उसके बारे में तरह तरह के अवधारणाएं बनाएंगे, है ना, कि ऐसा हो, संकल्पनाएं बनाएंगे, ऐसा होता होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा करेंगे इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो टीचर क्या करने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन देखिए, ऑब्जर्विंग, हाइपोथेसिसिंग, प्रेडिक्टिंग, क्वेश्चन रेजिंग। इसका सही उत्तर है हाइपोथेसिसिंग। ठीक है, परीक्षण करना, परिकल्पना करना, पूर्वानुमान लगाना, प्रश्न करना। आप खुद क्या कीजिएगा कि और ये सवाल आपसे पूछा गया तो आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, कि अनुमान लगाने लग जाएंगे, ये प्रश्न करना शुरू करेंगे, परिकल्पना करने लग जाएंगे। परिकल्पना एक साइंटिफिक वर्ड है कि हाँ ऐसा हुआ होगा बीज में, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया होगा। जर्मिनेशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या करना होगा, परिकल्पना करना होगा, इसका सही उत्तर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस। साइंस में जब असेसमेंट करते हैं तो इसमें से क्या सही है। कंटिन्यूअस असेसमेंट डाइल्यूट टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल गलत। कंटिन्यूअस असेसमेंट तो होना ही चाहिए, वो तो फैसिलिटेट करता है टीचिंग लर्निंग को, डाइल्यूट नहीं करता है। ऑप्शन बी, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू रिकॉर्ड इच टास्क ऑफ विच स्टूडेंट। क्यों इम्प्रैक्टिकल है, एक कक्षा में टीचर और बच्चों का कोई एक रेशो होना चाहिए। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकल तौर पर उस रेशो का कितना पालन किया जाता है या नहीं, लेकिन बच्चे हैं, हर एक बच्चा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ खास बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं, सभी बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। तो इम्प्रैक्टिकल तो होना नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा आपको। तो ए और सी तो सीरीज से खारिज हो गए। सी है, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया हेल्प इन मीनिंग फुल असेसमेंट, ये बिल्कुल सही है। एवरी कंसेप्ट नीड नॉट बी टेस्टेड, हर कंसेप्ट को आप टेस्ट करें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसका परीक्षण करें वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी और डी यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा इसका। इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही नहीं है। निरंतर आकलन पढ़ाने सिखाने को सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो ए तो सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, सही है कौन कौन, सही है सी और डी, कि गुणात्मक मापदंड अर्थपूर्ण आकलन में सहायता करता है। यहाँ तो गुणात्मक है, जहाँ क्वालिटी आए उसको ग्रेस्प कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी, हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो उचित आंसर बन रहा है, क्योंकि ए बी तो एकदम से कट जाएगा कि निरंतर आकलन पढ़ाने सिखाने को हीन बनाता, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कि हर छात्र के हर नियत कार्य के अभिलिखित करना अव्यावहारिक है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, यानी मतलब कि इसमें सी और डी सही होगा, यानी ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल सही होगा। बाकी के क्वेश्चंस मैं फिर से वीडियो लेकर आता रहूँगा। जिन लोग का सीटेट का एग्ज़ाम है उनको बस यही है कि बच्चों को केंद्र में रखिए। पैशन से अगर आप टीचिंग करना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा, खुद को बच्चे के रूप में रख के देखिए, ये देखिए कि आपको क्या सही लगता है। ठीक है, आपके साथ क्या होना चाहिए था। तो इस बेसिस पर आप कम से कम एलिजिबल तो हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एलिजिबल होना। ये था साइंस का पेडागॉजी। आपको प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।